तो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे। ज्योग्राफी के जितने भी प्रीवियस ईयर्स और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे डिटेल में देखेंगे और उनका एक एक पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है। तो पृथ्वी का वायुमंडल का अगर आप लोगों ने संगठन पढ़ा हो तो आपको पता होगा, सबसे पहला होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है आपका कि जो आपकी ध्रुव है, ध्रुवों पे ऊंचाई इसकी 18 किलोमीटर तक होती है क्षोभ मंडल की। और जो आपका विषुवत व्रत है, क्योंकि यहाँ तापमान ज्यादा होता है, सॉरी एक गलत बता दिया मैंने, ध्रुवों पे इसकी 10 से 12 किलोमीटर होती है। विषुवत व्रत, यहाँ क्या है, तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वायु ज्यादा ऊपर तक उठ जाती है। तो यहाँ पे जो वायुमंडल क्या है, वायु का संगठन है। तो यहाँ पे वायु ज्यादा ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पे 18 किलोमीटर तक आपको वायु मिलेगी। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पे और विषुवत वृत्त पे अलग अलग है। जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हो आप तो ऊंचाई क्या होती है, कम होती चली जाती है। 18 से अगर आप देखो कि 18 से अगर ध्रुव यहाँ पे विषुवत वृत्त की बात कर लो, 18 से 50 किलोमीटर तक आपका क्या आता है, समताप मंडल। समताप मंडल में क्या है, समताप मंडल में आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर निचले समताप मंडल में पाई जाती है। दैट मीन्स आपका जो 15 से लेके 35 किलोमीटर तक का है, वहां पे आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। यहाँ पे मतलब ओजोन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ओजोन की मोटाई ज़्यादा होती है तो ओजोन लेयर होती है। जब मात्रा कम हो जाती है तो यहाँ पे होल टाइप का हो जाता है, जिसको बोलते हैं ओजोन छिद्र, ठीक है। ये ओजोन का काम क्या करती है, अल्ट्रावायलेट जो रे हैं, यूवी रेज, इनको अवशोषित कर लेती है। इस लेयर में जहां पे ओजोन परत पाई जाती है उस, तो वैसे क्या होता है, नीचे से जब ऊपर की ओर जाते हो आप तो आपका तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 किलोमीटर पे आपका कम होता चला जाता है। ऐसा ऊपर तक चलता है, ठीक। लेकिन जैसे ही आप समताप मंडल में जो ओजोन है आपकी उसके ऊपर जाओगे तो ओजोन क्या है, यूवी रेज को अवशोषित कर रही, तो यहाँ पे तापमान का उल्टा हो जाता है। तापमान व्युत्क्रम हो जाएगा तो तापमान यहाँ पे बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने बता दी। इसके बाद आपका मध्यमंडल आता है 50 किलोमीटर के बाद, और फिर आपका बाह्यमंडल आता है। बाह्यमंडल का ही भाग होता है आयन मंडल। आयन मंडल में आपको पता है कि जो कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है आपका, जो सैटेलाइट से सिग्नल वगैरह होते हैं वो आयन मंडल से ही आपको क्या होते हैं, परावर्तित होकर आपको मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2017 में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे प्राचीन सर्पिल आकाशगंगा स्पाइरल गैलेक्सी की खोज की है, जो बिग बैंग के ठीक 2.6 अरब साल बाद मौजूद थी। इस आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक आकाशगंगा की खोज हुई थी उस टाइम की, करंट का क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नाम बताए दे रहा हूँ, B11 था ये, ठीक है। बाकी सबका सेम है। आगे चलते हैं। आकाशगंगा ये जानना आपको, मिल्की वे इंडिया, मतलब जो आपका पृथ्वी है वो किसमें, मिल्की वे आकाशगंगा में। एक आकाशगंगा जो होती है वो लाखों करोड़ों तारों के समूह से बनती है। करोड़ों तारे होते हैं एक आकाशगंगा में, ठीक है। तो समझ लो, एक तारा जो होता है पृथ्वी से कई गुना बड़ा होता है। सूरज एक तारा है जिससे पूरा सौरमंडल के सारे ग्रह चमक रहे हैं। पृथ्वी से हजारों लाखों गुना बड़ा है सूरज आपका। तो सूर्य जैसे कई तारे एक आकाशगंगा में होते हैं। तो ब्रह्मांड समझ लो, ऐसी लाखों अरबों आकाशगंगा है पूरे ब्रह्मांड में। तो अब समझ में आ गया होगा कितना बड़ा ब्रह्मांड है, ठीक है। आगे चलते हैं। टूटते गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो जो टूट के गिर रहे हैं पिंड, इनके सिद्धांत की खोज की थी गैलीलियो ने। दूरबीन भी इसी बंदे ने बनाई थी। आर्किमिडीज ने तो उत्प्लावन का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने दिया था आनुवांशिकता का सिद्धांत। आइंस्टाइन की दो चीजें पता है आपको, सापेक्षता का सिद्धांत और फोटोन थ्योरी। ओजोन होल किससे संबंधित है, अभी हमने इसका जिक्र किया कि ओजोन होल क्या है। ओजोन का जो घनत्व होता है या ओजोन की जो मोटाई होती है उसमें क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। अगर एक ओजोन परत में घनत्व में वृद्धि की जगह एक कमी होता है ना, तो ओजोन होल वाला ये भी सही होता, या इसकी मोटाई में कमी, सेम बात हो गई। तो ये होता है, कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। अगर आप देखो तो 15 या 20 से 35 किलोमीटर के क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाएगी।
इसको नुकसान कहाँ होता है, किस वजह से होता है, जब आप हैलोजन Cl, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाले जो तत्व यूज करते हो, तो ये क्या करते हैं, ओजोन को O3 को तोड़ देती, O3 को O2 प्लस O में तोड़ देगी, तो ऑक्सीजन बन जाएगी, तो ओजोन का ह्रास होने लगता है। इसलिए आपने देखा होगा HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसके बाद CFC तो पूरी तरह बैन ही हो गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। ये सारी चीज़ें हैं, आगे चलते हैं, सारी चीज़ें कराई गई, जो आपको क्लास दी गई है ना, हर एक चीज़ पे बात हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है। तो ग्रहों का आकार आप देखते हो ना, पहले पृथ्वी तक बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, 4 ग्रह, ठीक है। बुध होता है यहाँ पे सबसे छोटा, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर पृथ्वी। ये है जो जॉबियन ग्रह है, पार्थियन ग्रह, ठीक है, जॉबियन नहीं, पार्थियन ग्रह, ये इनका ऑर्डर है। तो इस तरीके से होता है, तो यहाँ की ओर इनका आकार बढ़ रहा है, फिर बृहस्पति से इनका आकार घटने लगता है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ से अब आप लगा लो, तो यहाँ पे हो जाएगा यूरेनस, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बुध, घटते हुए आकार में बताना है, तो ये है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, प्रकाश वर्ष से दूरी मापी जाती है। प्रकाश एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय करता है, प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस स्पीड से प्रकाश क्या है, निर्वात में गति करता है, और जब वर्ष भर में जितनी भी प्रकाश दूरी तय करता है, वो आपकी होती है प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक करके भी होता है, उससे भी दूरी मापी जाती है। आगे चलते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। देखो सूर्य पृथ्वी से अगर आप देखोगे कितना दूर है, 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। अब इसको पहुंचने में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से लगाओगे तो 8.23 मिनट्स है टोटल, अगर एवरेज देखो, लेकिन इसको अधिकतर जगह 8 मिनट 20 सेकंड दिया है, आपका एनसीईआरटी में यही दिया है, तो ये कुछ है, ठीक है। आगे चलते हैं, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही से मेल खाता है। सिद्धांत देखना, अभी मैंने बताया कि नेबुलर परिकल्पना इनकी नहीं है, आर्किमिडीज का तो क्या है, उत्प्लावन का सिद्धांत है। ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स एंड हैरोल्ड जेफरी, ये भी गलत है आपका। गैसीय हाइपोथेसिस किसकी है आपकी, चैम्बरलिन तथा मोल्टन, ये आपका सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है। तो सूर्य का दीप्तिमान आमुख मतलब जो प्रकाश जहां से दिखाई, जो हमें चीज दिखाई देती है, सूर्य का वो एरिया जो हमें दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। इसके सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं, जो केवल हमें कब दिखाई देती है, जब सूर्य ग्रहण हो। आगे चलते हैं, एक टेक्टोनिक प्लेट क्या है जो एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है, ठीक है। वो टेक्टोनिक प्लेट आपको पता करनी है जो एशियाई और प्रशांत प्लेट, मैंने बताया बड़ी बड़ी प्लेट्स होती है, उनका संचलन हो रहा है। प्लेट कहाँ पे, एस्थेनोस्फीयर पे, एस्थेनोस्फीयर पे प्लेटों का संचलन हो रहा है, ठीक है, दुर्बलता मंडल पे। इस पर प्लेट संचलन कर रही है, जब वो एक दूसरे की तरफ जाती है तो टकरा के अलग किनारा बनाती है, जब एक दूसरे से दूर जाती है तो अपसारी बनता है, एक दूसरे की तरफ जाती है तो अविसारी सीमा बनती है। तो ये सारी चीज़ें बताएं, इससे भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी घटनाएं भी घटती हैं। तो मेजर प्लेट 7 हैं। तो जो एशियाई प्लेट है वो प्रशांत प्लेट है, इसके बीच में आपकी फिलीपीन प्लेट है, और इसी प्लेट के ये सबसे ज़्यादा एक्टिव प्लेट है, और इसके दबने से आप देख लो ना, फिलीपींस पे जो आपकी प्रशांत महासागरीय मेखला है, वहाँ पर क्या बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत बहुत सारे वहाँ पे होते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया। तो ये बोले ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, ये ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चंस वो होते हैं जो केवल इसलिए दिए जाते हैं कि कोई व्यक्ति ना कर पाए। ये सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। ये तो फिर भी होता है, कहीं ना कहीं जीके वाले फैक्ट में रहते हैं। 93.2 पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व की कितनी, अगर ओवरऑल संरचना देखो पृथ्वी की, तो सबसे पहले क्या है, सियाल, सबसे ऊपरी परत में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है, फिर सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम है जो बीच का मेंटल है, फिर लास्ट का जो कोर है उसमें निकेल और आयरन है। अगर पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पे बोलो कि क्या पाया जाता है, ठीक,
तो सबसे ऊपरी परत पे आप ऑक्सीजन O2 देखोगे 46 से 47%, फिर देखोगे आप सिलिकॉन, फिर देखोगे एल्यूमिनियम। ये ऊपरी परत का हिसाब है। लेकिन अगर नीचे चले जाओगे कोर में, तो कोर में सबसे ज्यादा घनत्व है, 3 गुना घनत्व है जो ऊपरी परत है और कोर का घनत्व में अंतर। तो यहाँ पे निकल और आयरन है। तो ओवरऑल अगर ये पृथ्वी पे पूछ रहा है, पृथ्वी की सतह पे पूछते तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या हो जाता है आपका ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। लेकिन अगर ये पूछा ओवरऑल पृथ्वी का, तो यहाँ पे आपकी आयरन की मात्रा बढ़ जाती है और आयरन की मात्रा हो जाती है 32.1। तो 32 से कितना 35 के बीच में आएगी। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन है। आगे आ जाते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है। उत्तरी गोलार्ध में ही देखा होगा आपने, सर्वाधिक देश उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसमें रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है आपका 90%। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेंटल शामिल है, उसे क्या कहा। तो कठोर बाहरी हिस्सा जो है उसमें क्रस्ट क्या है और बाह्यतम मेंटल, ऊपरी मेंटल जिसे बोला, ये शामिल है। इसको दोनों को मिला के बोला जाता है लिथोस्फीयर या स्थलमंडल। पृथ्वी की प्रकृति का प्रमुख अंश मुख्य रूप में, देखो हर टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि आपका सारे टॉपिक की एक समझ विकसित हो जाए। पृथ्वी की जो पपड़ी है, प्रकृति, भू प्रकृति जिसे बोला जाता है, प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है। तो मैंने अभी बताया था सीआर, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, ये सबसे ऊपरी परत की बात हो रही। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो ये क्वेश्चन आपकी बहुत सारी चीजें कराई गई डिटेल में, फैक्चुअल चीजें 24 काल क्षेत्रों में कराया गया है। उसमें थोड़ा पुराना डेटा दिया था कि सबसे ज्यादा टाइम जोन आपके फ्रांस में इस टाइम पे, ठीक है, तो इसको अपडेट कर लेना। सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस में है, चूंकि फ्रांस की जो मुख्य भूमि है उसमें नहीं है। फ्रांस के क्या बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे फ्रेंच गुयाना हो गया ये, तो इन सबको मिला के फिर फ्रेंच के जो टाइम जोन है वो सर्वाधिक हो जाते हैं। तो ये अपडेट कर लेना, रूस की जगह यहाँ पे फ्रांस कर लेना, ठीक है। आगे जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम का पूर्ण रूप क्या है। तो मैंने बता ही दिया, ग्रीनविच मीन टाइम। तो कौन सा है आपका ये वाला। ग्रीनविच रेखा आपकी 0 डिग्री रेखा कहलाती है। ये लॉन्गिट्यूड है आपका, लैटिट्यूड नहीं है। इसका मतलब देशांतर है। ये कहाँ से गुजरता है, ब्रिटेन से, ब्रिटेन में से गुजरता है, तो उसी को 0 डिग्री बोलते हैं। इसके ईस्ट में जाओगे तो समय क्या होता है, जुड़ जाता है, +5 GM। इंडिया का क्या है 5.30 GMT, मतलब 5.5 घंटा इंडिया क्या है टाइम इसका जुड़ता है कोई भी टाइम, और इधर चले जाओ तो घटता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे, देखो वही क्वेश्चन आगे जो मैंने बताया था, कितना है आपका 5 हाफ घंटे। अगर आप देखो तो 82.7, ये है आपका क्या है इंडिया का जो देशांतर है, जहां से आपकी ग्रीनविच मीन टाइम निकलती है, ठीक है। ये कहां से निकलती है, इलाहाबाद के पास से, नैनी से। आगे आ जाते हैं। कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती। कर्क रेखा का पूछा गया कि कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती। तो सबको पता होगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ से शुरू होती है, गुजरात, राजस्थान, MP, फिर छत्तीसगढ़, ऐसे होते हुए जाती है। ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से गुजरती है। ये यहाँ से नहीं गुजरती, उड़ीसा वेस्ट बंगाल के नीचे पड़ जाता है। तो उड़ीसा यहाँ का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ से नहीं गुजरती, बाकी सबसे गुजरती है। आगे बसंत विषुव। विषुव मैंने बताया था, विषुव वो स्थिति होती है जहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं, दिन तथा रात बराबर। 2 बार ऐसी स्थिति आती है, एक 23 सितंबर और दूसरा 23 मार्च। नहीं 23 नहीं, 21 मार्च। 21 मार्च और 23 सितंबर। 22 दिसंबर को आपका क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये क्या होता है, जब सूर्य आपका मकर रेखा पे चमकता है। और 21 जून क्या होता है आपका, सूर्य आपका कहाँ चमकता है, कर्क रेखा। ये सारी स्थिति 4 स्थिति बनती है। एक आपका 23 सितंबर और 21 मार्च। इस दिन सूर्य विषुवत रेखा पे 0 डिग्री पे चमकता है, दिन रात बराबर होते हैं। इस स्थिति को विषुव बोला जाता है। इसको बोला जाता है ग्रीष्म अयनांत, जब कर्क रेखा पे चमकता है, और मकर रेखा पे चमकता है इसको बोला जाता है शीत अयनांत।
अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है क्या कहलाता है? तो सबको पता है अक्षांश से दक्षिण में है तो क्या कहलाएगा? पहली चीज तो दक्षिण लग जाएगा, तो 52 डिग्री समानांतर दक्षिण इसको बोलते हैं, क्योंकि जितने भी आपके अक्षांश है सब एक दूसरे के समानांतर। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नदी द्वीप में बता देता हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, असम में है ये, माजुली द्वीप इसका नाम है। पूरी बस्ती बसी हुई है, ऐसा नदी द्वीप है, नदी के बीचों बीचों पूरी बस्ती बसी हुई, 880 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये माजुली द्वीप। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। ये बताया मैंने, अल्फ्रेड वेगनर एक करके व्यक्ति थे, कहाँ के थे? जर्मनी के। 1912 में इन्होंने एक थ्योरी दी थी महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, वहीं पे उन्होंने बोला था कि पूरी ये वो है, तो इसको पूरे को बोलो कि पेंजिया था जो आपका महाद्वीपीय भाग था, महासागर था पेंथालासा। महाद्वीप पूरा एक था पहले, धीमे धीमे टूटा, तो धीमे धीमे टूटने के लिए इन्होंने बताया कि ऊपर क्या था आपका? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और नीचे क्या था? गोंडवाना भूमि। दक्षिणी भाग क्या था? गोंडवाना भूमि। तो इन्होंने क्या बोला कि प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर पेंजिया का दक्षिणी भाग क्या था आपका? गोंडवाना भूमि, जिसके उत्तरी में क्या था? अंगारा भूमि, बीच में से टेथिस सागर, टेथिस सागर के अवशेषों पर ही आपका क्या है? हिमालय पर्वत बना है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर की बात हो रही, हिंद महासागर में अगर आप देखो सबसे बड़ा द्वीप है मडागास्कर, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है श्रीलंका। दुनिया भर के द्वीपों के टॉप 7 मैंने बताए थे आपको, सबसे पहले ग्रीनलैंड, ऐसे करके आपके सारे द्वीपों का बताया था कि न्यू गिनी कौन से नंबर पे है, बोर्नियो किस नंबर पे है ना, तो ये सारी चीजें देख लेना। जापान का कभी कभार पूछा जाता है तो हॉन्शू है सबसे बड़ा। ग्रेट बैरियर रीफ एक है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है? आपने अगर प्रवाल भित्ति सुनी हो, प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति क्या होती है? जो मूंगे की चट्टान होती है एक प्रकार से, तो उसकी अलग होती है, तटीय प्रवाल भित्ति होती है, एक अवरोधक प्रवाल भित्ति होती है, तो अवरोधक है। ग्रेट बैरियर रीफ है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पे है, ऑस्ट्रेलिया के तट पे है ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत बड़ी है, कई सैकड़ों किलोमीटर लंबी है, प्रवाल भित्ति बनी है, बहुत सारी अब नष्ट हो रही है धीमे धीमे, प्रवाल विरंजन हो रहा है, इसको खतरा है, ठीक है। तो ये है, और ये क्या है? प्रवाल रचना। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? होन्शु द्वीप है जो काफी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, तेल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका तेल आ जाएगा यहाँ पे। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक में स्थित है ग्रीनलैंड। किसका अधिकार है इस पर? डेनमार्क का। ट्रंप का अगर याद हो, जब ट्रंप था तो बोल रहा था कि हमें ग्रीनलैंड दे दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खनिजों के होने की संभावना है कि बहुत सारे खनिज हैं ग्रीनलैंड। डेनमार्क नाराज हो गया था ट्रंप से, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, माजुली द्वीप कहाँ पे? आसाम में। ये दुनिया का क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप तो अभी मैंने बताया दुनिया का, अगर ऐसे देखो आप तो ग्रीनलैंड हो जाए। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है? तो पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है? 3%। 97% जो जल है वो खारा पानी है, 3% ही है जो यूज करने है। जल चक्र में बादलों का गठन निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो देखो, बाष्पन द्वारा क्या होता है? जल वाष्पबंदी। फिर जलवाष्प की जो बूंदें होती है वो संघनित हो जाती हैं, जिस बिंदु पर संघनित होती है टेम्परेचर उसे बोलते हैं अशांत बिंदु। संघनित होने से पहले बूंदें क्या होती हैं? संतृप्त होती हैं। संतृप्त क्या होता है? जो इनकी क्या बोलते हैं, कैरिंग कैपेसिटी होती है जल वाष्प की, वायु की जो जल वाष्प कैरिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 4%। वायु में 4% तक ही जल वाष्प हो सकती है, ठीक है। ये हो गया। तो सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है, जब एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो वायु क्या हो जाती है? वायु की कैरिंग कैपेसिटी
जितनी चाहिए उतनी हो जाएगी, उसको बोलते हैं संतृप्त। इससे ज्यादा वायु जलवाष्प को होल्ड नहीं कर सकती, तो फिर जलवाष्प क्या होगी आपकी, किसमें बदल जाएगी, बूंदों में संतृप्त होगी, और बूंदों में बदल जाएगी तो जैसे ही इसका वजन इतना होगा कि ग्रेविटी के सहारे ये नीचे आ जाए, और वही आपका क्या होगा, बादल होंगे, बरसेंगे। तो किसमें, संघनन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सबको पता होगा, नदी। ये तो बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है। मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है, मेरियाना ट्रेंच अगर आप लोगों ने सुना हो, प्रशांत महासागर में। अगर एक थोड़ी सी जिसने भी अच्छे से पढ़ाई की होगी उसको पता होगा, मध्य महासागरीय कटक, कटक करके होता है, वहां पे ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं और नई चट्टानें बनती रहती हैं, ठीक है, ऐसे करके। ये जब जाते हैं तो इनके लास्ट में एक ट्रेंच होती है, यहाँ पे जाके पुरानी चट्टानें नष्ट होती रहती हैं। इनकी गहराई बहुत ज्यादा होती है, तो सर्वाधिक गहरा क्षेत्र 11,000 मीटर गहरा है ये क्षेत्र जो है, ठीक। तो ये आपका है मैरियाना ट्रेंच जिसको बोला जाता है। अगर आप हिंद महासागर में देखो तो यहाँ पे सुंडा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, और जिसको क्या बोलते हैं, जावा गर्त भी बोलते हैं। बस इतनी कहानी, आगे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, हिंद महासागर, अभी बताया। आगे आते हैं, निम्न में से किन नदियों पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया। ये तो बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन उस टाइम का, मुझे लगता है करंट है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं अंदरूनी। दामोदर नदी पे किया गया था झारखंड में, ठीक है। आगे आ जाते हैं, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल तो सबको पता है, कौन सा है सबसे बड़ा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, बहुत बड़ा है, बहुत सारे देश हैं इसमें, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, ठीक है, यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये क्या है, सहारा। अगले आ जाते हैं, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां कौन सी। तो ये यूरेशियाई प्लेट है, यूरोप प्लस एशिया की एक मिली हुई प्लेट है। एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी है, जो भारतीय प्लेट जिसको बोल रहे हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन। और इन दोनों के प्लेट से के सिकुड़न से ही आपका क्या, हिमालय का निर्माण हो रहा है। तेथीस सागर के अवसादों से बना है, लेकिन इन दोनों प्लेटों के संकुचन से ये हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इनको बोला जाता है डंस। क्रेटर क्या होता है, क्रेटर होता है जब ज्वालामुखी हो, आपका ज्वालामुखी उद्गार हो रहा हो तो इसके मुंह को बोला जाता है क्रेटर। जब ये बड़ा हो जाता है तो झील बन जाता है, इसको बोलते हैं कार्डेरा। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रूस कहाँ स्थित है, देखो इसमें नाम आ गया, क्षेत्र का ही नाम है एल्ब्रूस, कहाँ है ये, रूस। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तनामी रेगिस्तान के बारे में पहले बात हुई है, ये सारे रेगिस्तान मैंने ऑस्ट्रेलिया के कराए हैं, गिब्सन कराया, ग्रेट विक्टोरिया कराया, तनामी कराया, ये सब कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। कजाइल कुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो ये आपके 3 जगह है, ये दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए, उज्बेकिस्तान भी है, तुर्कमेनिस्तान भी है, तजाकिस्तान, तीनों जगह है ये तो फैला हुआ, काफी बड़ा रेगिस्तान है, तो ये दोनों सही होने चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता, तो पूछा जा रहा है। अभी मैंने बताया मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, मिस्र, ये सारे आते हैं सहारा में, तो सब आ गए, अल्जीरिया आ गया, लीबिया भी आ गया, मिस्र भी आ गया, नाइजीरिया नहीं आता, ये थोड़ा नीचे है, बीचों बीच है अफ्रीका का, जब आप मैप देखोगे तो। हाँ जी, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। 3 बैचेज हमारे चल रहे हैं, बीपीओ न्यू वैकेंसी के, आरओ के, और यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट। जिसको भी चाहिए कि वो इसकी एक तरीके से पढ़ाई हो, पहली चीज़ तो तरीके से हो, दूसरी चीज़ रेगुलर हो, टाइम वेस्ट ना हो। रेगुलर जब आप एक पेज भी पढ़ते हो पर डे तो वो आपका एग्जाम में काम आ जाता है। इससे क्या होता है कि एक दिन बर्बाद कर दिया, कभी नहीं पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ग्रुप बना दिया जाता है, वहाँ पर सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं, तो एक मोटिवेशन बना रहता है, टास्क वगैरह आपको मिलते रहते हैं, तो आप क्या है, जबरदस्ती मेहनत करते हो। पढ़ाई का सिंपल सा प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आपसे कराई जाए, प्लस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो चीज़ चाहिए आपको, क्या चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, एक फॉर्मेट में कि आपको याद रहे, तो ये सारी चीज़ें हम कराते हैं, आप तो पता चल ही गया होगा। तो आराम से आप लोग कोई भी बैच जो आपको एग्जाम देना हो ज्वाइन कर सकते हो।
बैच ज्वाइन करके सीरियसली पढ़ लो, टाइम वेस्ट करने में कुछ नहीं जाता है, टाइम वेस्ट करने में सिर्फ और सिर्फ आप लेट होते हो जॉब के लिए। यहाँ पे इतना जरूर है कि 2 से ढाई महीने अगर आपने किसी भी एग्जाम के लिए मेहनत कर ली, तो ना सिर्फ वो एग्जाम, आपके आगे के कोई भी एग्जाम जो जीएस ओरिएंटेड हो, जिसमें आपकी हिंदी आ रही हो या रीजनिंग का जो पोर्शन हो, वो सारे एग्जाम निकलने लगेंगे। ये सारी एक बार तैयारी हो जाएगी तो आराम से ज्वाइन कर सकते हो। सारी चीज़ें क्या क्या मिलती हैं, टेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी। कैसे ज्वाइन करना है, जीएस रिवॉल्यूशन हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कर सकते हो, या जीएस रिवॉल्यूशन कहीं पे भी सर्च करोगे, टेलीग्राम यूट्यूब मिल जाएगा। इस नंबर पे आप क्वेरी कोई भी हो तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? ठीक है, सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण पूछा जा रहा है, तो सबको पता है झील है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है सतह पर। ठीक है, समुद्र जल संसाधन, ये संसाधन नहीं है, समुद्र मतलब संसाधन उसको बोलते हैं जिस जल का आप उपयोग कर सको। कुआं सतह पे नहीं है, नीचे होता है। टैंकर भी, टैंक आप नीचे बनाते हो, तो ये सारी चीजें, टैंकर तो कुएं से भरते हो, ये टैंकर तो वो वाला हो गया जो पानी वाला। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये हमने आपको सारे 15-20 झरनों की लिस्ट, नदी किस देश में क्या है। एंजल झरना है वेनेजुएला में। दूसरा आपका साउथ अफ्रीका में टुगेला, दूसरे नंबर का जो ऊंचा है, इतना ध्यान रखो। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना? फिर से वही पूछा जा रहा है। एंजल जलप्रपात है कहाँ पे? वेनेजुएला में। दूसरे नंबर पे टुगेला। भूकंप की निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे ज्यादा विनाशक होती है? तरंगें समझ लो, देखो 3 टाइप की तरंगें होती है, PSL। ये तरंगें प्राइमरी होती है, ठोस द्रव गैस, तीनों में ये गमन कर सकते हैं। ये केवल ठोस में गमन करती है, ये भी केवल ठोस में गमन करती है। ये पृथ्वी की सतह पे, सतही तरंगें भी बोला जाता है, केवल सतह पे गमन करती है, क्षैतिज गमन करती है, तो सबसे ज्यादा एक खतरनाक होती है। सर्वाधिक भूकंप वगैरह आता है, तो जब एक भूकंप नीचे आता है तब तक उतना खतरनाक नहीं होता है, जब पृथ्वी पे पहुंचता है तो ये तरंगें बन जाती है। ये तरंगें बनती है तभी ये सर्वाधिक क्या है, तबाही लेके आता है। तो ये कौन हो जाएगा आपका? एल तरंगे, सतही तरंगे जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको सतही तरंगे भी बोला जाता है। इसका आयोग ने, मैंने देखा है कि इसका आयोग ने पी माना था, जबकि रॉन्ग है, इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लें। प्राइमरी तरंगें आपकी उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट का कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? ठीक है, प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट तो पता है ना आपको क्या होता है। पृथ्वी में प्लेट है, वो संचलन हो रहा है, ठीक है, आपस में मिलेंगे, कंपन होगा तो भूकंप आएगा। तो भूकंप की वजह से कभी कभी प्लेटों का संचलन होता है, कभी कभी प्लेटों की वजह से भूकंप आता है। तो सिंपल था, भूकंप से रिलेटेड है। कभी कुछ समझ में ना आए तो आप देखा करो इस चीज का रिलेशन है किससे। प्लेट का रिलेशन किसी और चीज से है ही नहीं। भूस्खलन क्या है आपका? भूस्खलन किस वजह से होता है? ये होता है आपका ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, बृहच्छारण जो होता है। चक्रवात क्या है, कैसे आता है? चक्रवात आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं समुद्र की सतह पर। उष्णकटिबंधीय की बात कर रहे हैं। इसकी सतह पर बनेंगे, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, लगातार आर्द्रता मिलनी चाहिए, और आपके 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में नहीं बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिसिस बल नहीं होता है। बाकी जगह होता है तो वहां पे बनते हैं, और पूर्वी तट पे ज्यादा आते हैं ये वाले चक्रवात। आपने देखे होंगे भारत के पूर्वी तट पे, बंगाल की खाड़ी में आते हैं। भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो भूकंप किस में होता है? सिस्मोग्राफ। हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ठीक है, तो हवाई ज्वालामुखी है हवाई द्वीप समूह, आपने देखा होगा, यूएसए का पार्ट है, ढाल बनाता है, एक ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण। सिंपल। आगे चलते हैं। माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? माउंट एटना, मैंने बताया कि माउंट एटना और माउंट स्ट्राम्बोली आपकी इटली में है। माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में स्थित है, निष्क्रिय है। सबसे ऊंची चोटी भी यही है आपकी, अफ्रीका की। पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपकी क्या है? माउंट किलिमंजारो। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहते हैं? प्रस्फोट, फटना। और मानसून का विश्राम क्या होता है? जब वर्षा कुछ दिनों के लिए रुक जाती है। तो वर्षा रुकना और फटना, दो चीजें ध्यान रखो। फटना मतलब बादल फटना भी जानते हो, बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है। रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है, मैंने बताया है। वायुमंडल का स्तर आयन मंडल है, जहां पे रेडियो तरंगें क्या होती हैं? परावर्तित होके
पृथ्वी पे आती हैं, इसी से ही जो कम्युनिकेशन होता है आपका, जो संचार होता है, जो आप फोन ऑन लगाते हो, वो सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको पता नहीं चलता होगा, क्योंकि 3×10⁸ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है ना, मीटर प्रति सेकंड की गति से ट्रेवल करती हैं, गई और तुरंत आ गई। ये कितनी जाने, कितने ऊंची पे है आयन मंडल जो आपका, कितने ऊंचाई पे है, 400 किलोमीटर के आसपास। तो कितना टाइम लगना है, बहुत कम टाइम लगना है, इसलिए पता नहीं चलता, बट ये सारा संचार इसी परत से होता है। वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है, तो आपको पता है नाइट्रोजन कितनी है, इंटू 78, ऑक्सीजन 78 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, 20.9 के आसपास है, 21 थी पहले, अब थोड़ी कम हो रही है यहाँ पे, क्योंकि CO2 बढ़ रही, CO2 0.3 थी, अब 0.4 के आसपास हो रही। ठीक, तो ये है पूरा वायुमंडल का संगठन। तो अगर इसका मिलाओ तो 1/5 है, 1:5। सामान्य वायुमंडलीय दाब क्या होता है, 760 मीटर ml, मिलीमीटर बात है, तो 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ होता है। ये तो सिंपल सा कॉमन शब्द है। कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती, तो आग के जलने के लिए भी क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं तो आग बुझ जाती है, तो कम से कम 15% ऑक्सीजन होनी चाहिए, नहीं तो आग बुझ जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है, लेकिन क्या होता है कि इसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जैसे मनुष्य को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग, तो कौन सी गैस है, सिंपल से अभी बताया मैंने, नाइट्रोजन 78% है। आगे चलना है, उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती। तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़े की पूछा जा रहा है तो सऊदी अरब है। जितने भी अरब कंट्री है, बहुत सारी, ओमान है, कतर है, यहाँ पे नहीं है एक भी नदी, तो सऊदी अरब में भी एक भी नदी नहीं। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है, पूर्वी चीन सागर, चीन की सबसे बड़ी नदी आपको पता होगा, पूर्वी उर्वी भूल जाइए, गंगा इंडिया की है, मेकोंग आपकी कहाँ की है, म्यांमार वगैरह की है। ठीक, तो ये आपकी यांगसी नदी, यांग त्रिची क्यांग, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। पीली नदी भी इसको बोलते हैं, इसको सभ्यताओं का पालना भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी सभ्यताएं इस नदी के किनारे बसी हुई हैं, मतलब यहाँ पे उत्पत्ति हुई है इन सभ्यताओं की। ठीक है, पुरानी सभ्यताएं क्या होती, जहां जल मिलता था खेती या जीवन यापन के लिए, वहीं पे बस जाती थी। तो ये है आपकी यांगसी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार, ये सारे फैक्ट आपने देखा होगा, ये सारी चीज कराएगी, फैक्चुअल ज्योग्राफी तो इतने तरीके से कराएगी कि अब यहाँ पे देखो अधिकतर फैक्चुअल ही आ रही है, यूपी ट्रिपल एस सी की तो हर एग्जाम में केवल फैक्चुअल ही पूछ रहे हैं लोग, और वो सारी आपको कराई गई है। तो ये कौन सी है, कांगो, जिसको जायरे नदी भी बोला जाता है, 2 बार काटती है विषुवत वृत्त को। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है, जर्मनी, जर्मनी में जो ब्लैक फॉरेस्ट का नाम सुना होगा, माउंटेन है, ब्लैक फॉरेस्ट जंगल नहीं है, माउंटेन है आपके, कौन से वाले माउंटेन, ब्लॉक पर्वत है, और यहीं से ये डेन्यूब नदी निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी, ओमान की राजधानी मस्कट है, सबको पता होना चाहिए। माले किसकी, मालदीव की। ये किसके, रूस की। मनामा किसकी, बहरीन की। राजधानी और मुद्रा आपका पूछा जाता है वीडियो एग्जाम में, बहुत ध्यान से पढ़ लें। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है, इजराइल की राजधानी पूछी तो जेरूशलम है। बगदाद किसके, इराक की। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। आगे चलते हैं, डबलिन किसकी, आयरलैंड की। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है जलाटी, इसमें कुछ है नहीं, फैक्चुअल है। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा है क्या, हंगेरियन फॉरेंट। ठीक है, ये हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा। यूरोप में कितने देश हैं, तो यूरोप वैसे है तो बहुत छोटा, लेकिन छोटे छोटे देश भी बहुत सारे हैं, तो 44 देश हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, फैक्चुअल ज्योग्राफी आती है। माले किसकी राजधानी, अभी बताया मैंने, मालदीव की। केन्या की क्या है, नैरोबी। वेनिस शहर जो नहरों एवं पुलों से युक्त है, निम्नलिखित किस देश में स्थित है। वेनिस, अगर जो भी पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, मैंने बहुत बार जिक्र किया, इटली में, बहुत फेमस शहर है, पुराना शहर है। जब इंडिया का रोमन साम्राज्य से व्यापार चलता था तो वेनिस से ही बहुत सारी चीजें आती थी। निम्नलिखित किस देश को भारत सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है,
तो ये चीज़ें तो करंट में अभी चेंज भी हो गया होगा डेटा, इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो आयरलैंड था उस टाइम पे, बट पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं आई थी, क्योंकि इसका करंट वाला डेटा देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में, मैंने बोला कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं, अगर सर्वाधिक ज़्यादा होता ना तो मान भी सकते थे किसको निर्यात कर रहा है। अगर सर्वाधिक भारत किसको निर्यात कर रहा है तो यूएसए है, और सबसे ज़्यादा आयात किससे कर रहा है तो वो चीन से करता है। बस इतना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, ये जितने भी हो ना, गेहूं हो गया, चावल हो गया, उत्पादन की बात हो रही है, सोना हो गया, लोहे, जो लोहा होता है इस्पात, उसका सब में चीन आगे है और बहुत ज्यादा आगे है। तो इसमें तो बिना कुछ कहे देख लें, किसी एक चीज में कभी कभार होगा तो इंडिया ही इनको पछाड़ेगा, तो वो हाईलाइटेड रहेगा, नहीं होगा तो चीन मार के आ जाएगा। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो वो फिर से आगे, यहाँ पे भी चीन ही होगा आपका। 2000, अब ऐसा नहीं कि हर चीज में, जैसे कॉफी वगैरह जो बड़े पैमाने उगती है, कॉफी में आपका क्या है, ब्राजील है। तो कुछ चीजों में है, मक्का है आपका, तो कौन है आपका, अमेरिका है। तो कुछ चीजों में दूसरे हैं, बट जो मेजर चीजें जो मेजर उपयोग में होती है उसमें आपको चीन मिल जाएगा। 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक, बोला कि अगर चीन को कोई पीछे छोड़ेगा, किसी चीज में आगे होगा तो वो इंडिया होगा, तो भारत है। आज भी भारत है दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लासल गांव है, कहाँ पे है ये आपका, नासिक में। नासिक की प्याज सबको पता होगा, महाराष्ट्र में, तो वो है। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन या उत्पादक देश कौन सा है, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन अगर देखो तो चीन में सिल्क का भी सर्वाधिक होता है। ठीक है, भारत में आंध्र प्रदेश वगैरह इन सब में होता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी, ये चेंज हो गई होगी अब तक, इसको जानने की जरूरत नहीं, करंट वाला देख लें क्या है, कोई अगर न्यूज में हो तो, नहीं तो ये न्यूज में होते हैं तो पूछे जाते हैं। उस टाइम पर शंघाई की मांगले होती। चीन अभी और भी एक ट्रेन बना रहा था, वो बहुत तेज होने वाली थी, तो वो देख लेना बना ली क्या उसने, है ना। ये तो जब आप करंट पढ़ रहे हो तो तब होता है। कनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है, ये आपके ट्रांसपोर्ट से आ गए, कुछ क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि कनेडियन पैसिफिक रेल तो वैंकूवर से हैलिफैक्स के मध्य चलती है। आगे, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। ग्लेशियर की बात हो रही तो देखो ध्यान रखना, जहाँ पे आपके ग्लेशियर हैं वो, या जहाँ पे आपका एकदम बर्फ वाला सीन, बर्फ वाला सीन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन ये चलती है कहाँ, स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखना। उस जंगल का नाम बताइए जैसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े, ये तो वन दरोगा ने की तैयारी जिन लोगों ने की होगी उनको मिला होगा। अगर जिन लोगों को लगता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट, वन रिपोर्ट आपकी तैयार नहीं है, वनों से संबंधित कोई डेटा हो, तो वन दरोगा के वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। जो वीडियो आपको लग रहा हो, वीडियो के टॉपिक भी पड़े हुए हैं, आप वन स्थिति रिपोर्ट वाला पढ़ लें तो आपको वन के संबंध में सारी जानकारी मिल जाएगी। अमेजन वर्षा वन है, जिसको क्या बोला जाता है, पृथ्वी के फेफड़े। ताना रिवर मंगावे एक बानर है, निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है। ये बानर मैंने बोला उस टाइम पे न्यूज में होगा आई थिंक, इसलिए भेजा है, केन्या में पाया जाता है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं कि कोई कर ना पाए। आगे देखते हैं। एक मिनट, काफी आगे आगे। हम्म भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है। तो तापमान का व्युत्क्रम आपको पता होगा, व्युत्क्रम अलग चीज है। एक अल्बेडो पता होगा। अल्बेडो क्या होता है, अल्बेडो वो चीज होती है कि जो आप तापमान, जो प्रकाश की किरण आती है उसको उसी हिसाब से परिवर्तित कर देते हो। तो अल्बेडो किसका होता है, बर्फ का सर्वाधिक होता है। ये किस चीज की बात हो रही है कि जो चीज पहले अवशोषित कर ले, जल्दी गर्म भी हो जाए और जल्दी ठंडा भी हो जाए। तो जहां पे बालू होती है ना, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, एकदम हीट इतनी जबरदस्त गर्म होगी, वो बहुत जल्दी ठंडी। तो रात में यहाँ पे तापमान कभी कभी देखो 0 डिग्री, और दिन में 50 पार कर जाता है, ऐसा होता है। तो थार मरुस्थल का है चीन। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत के स्कॉटलैंड की बात हो रही, तो स्कॉटलैंड में क्या है, खूबसूरती है। तो यहाँ पे इंडिया में जो कुर्ग है, यहाँ पे कॉफी के बड़े बड़े बागान है और भी प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी है। इसको दक्षिण भारत का क्या, कश्मीर भी बोला जाता है। तो कुर्ग क्षेत्र है, कहाँ है,
कर्नाटक में। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड, ये तो देखो पूरा बंदरगाह से आगे, बंदरगाह वाले इन क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड क्या होता है? उल्टा पिरामिड होता है। आगे आते हैं, दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ है? फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी कहाँ है? कनाडा में, कनाडा। ये सारी चीजें आपकी कराई गई। किस पश्चिमी अफ्रीकी देश ने घातक मार्बर्ग वायरस के पहले प्रकोप की? ये तो उस टाइम करंट है, कोई वो नहीं है, गाना था। आगे 2004-5 में निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की सबसे अधिक वृद्धि हुई? ये क्वेश्चन चूंकि 2022 में पूछा गया, 2004-5 के डेटा से पूछा गया, तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा वृद्धि एशिया में हो रही थी, अब ओवरटेक कर लिया अफ्रीका महाद्वीप में। नाइजीरिया जो है सबसे ज्यादा वृद्धि दर नाइजीरिया की है इस टाइम। आगे आते हैं, शुष्क हवा शांता आना, ये तो आपको सारी शुष्क पवन, शुष्क और गर्म पवन, और शुष्क ठंडी भी होती है, ये ध्यान रखना, शुष्क तथा ठंडी पवन। ये सारी पवनें आपको कराई गई हैं बहुत डिटेल में, लूप, हॉर्न, चिनूक, सिरोको, हरमट्टन, है ना, टॉर्मेंटाना, बोरा, मिस्ट्रल, ये सारी चीजें कराएंगी कहाँ किस देश में कैसे क्या है, चिनूक कहाँ से चलती है, तो वो आप एक बार रिवाइज कर लेना। ये बता दे रहा हूँ कि शुष्क हवा जो है आपकी सांता आना कैलिफोर्निया की घाटी में चलती है। यहाँ से कैलिफोर्निया वाली जो एक जलधारा भी है वो ठंडी जलधारा है, अमेरिका का राज्य है, पश्चिमी तट पे है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई आप देखोगे 1953 में की गई थी। प्रथम इंडियन देखोगे आप तो बछेंद्री पाल। देशांतरण की आबादी की संख्या, विस्तार और संयोजन को बदल देता है, ये आपके किससे? प्रवासन से आ गए, जनसंख्या वाला जो पोर्शन है उससे आ गए। तो देशांतरण, एक देश से दूसरी जगह आप जा रहे हो तो वो क्या होगा? प्रस्थान और आगमन दोनों चीजों को, क्षेत्र जो होते हैं वो इसको बदल देते हैं, संयोजन को, आबादी के संयोजन। तो ये जा रहे हैं और दूसरे आ रहे हैं, दोनों होता है। निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? उन चट्टानों को पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी चट्टानें हैं जिनके स्तरों में खनिज निक्षेपित भी होते हैं और संचित भी होते हैं। तो अवसादी चट्टानें, ध्यान रखो, लेयर बाई लेयर होती हैं अवसाद, इस पे तो निक्षेपित होते हैं। आग्नेय चट्टान होती हैं, इसमें भी खनिज, कौन सी धातुएं पाई जाती हैं आग्नेय चट्टानों में? धातुएं पाई जाएंगी, क्योंकि ये आपका जो लावा होता है, जो सबसे पहली चट्टान क्या होती है? पृथ्वी की एस्थेनोस्फीयर होता है, ये परत होती है। तो इसके यहाँ से जो मेंटल वाला होता है, यहाँ से मेंटल से आपका लावा निकलता है। तो जब अंदर होता है मैग्मा बोला जाता है इसको, और बाहर आता है तो लावा। पृथ्वी के अंदर क्या है? बहुत सारी धातुएं हैं, धातुएं, चट्टान है, ये टुकड़े वो टुकड़े, वो जब बाहर आते हैं तो ठंडे होके बन जाते हैं। तो ये चट्टान पहली बनती है आग्नेय चट्टान। प्राथमिक चट्टान, दुनिया की जो चट्टान है प्राथमिक चट्टान यही बनती है। अब क्या होगा? लाखों वर्ष में ये चट्टान क्या है? धीमे धीमे अपक्षय होगा, अपक्षय होंगे, मौसम, वातावरण, इसके बाद जो शैवाल, लाइकेन, इन सबसे तो ये टूट के बह के दूसरी जगह हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से कहीं दूसरी जगह इकट्ठी होती, दूसरी जगह इकट्ठी होंगी तो समय के साथ साथ क्या इतनी संगठित हो जाती है कि ये भी चट्टान का रूप फिर से ले लेंगे। चट्टान का रूप ले लेंगी तो इनको बोलते हैं अवसादी चट्टान। इन चट्टानों में क्या होता है? जो आपका वनस्पति होते हैं उनके अवसाद आ जाते हैं, जो मनुष्य, जानवर, जीव हैं उनके अवसाद आ जाएंगे। उनके अवसाद आ जाएंगे तो वनस्पति से आपका कोयला बन जाएगा, और इनसे क्या बन जाएगा? आपका पेट्रोलियम, हड्डियां वगैरह से। ये चीज होती है आपकी दूसरी चट्टान, होगी क्या? कायांतरित। तीसरी होती जब ये चट्टान पृथ्वी के अंदर चली जाती है, किसी वजह से अंदर दब गई, तो वहां पे तापमान ज्यादा है, तापमान प्लस दाब ज्यादा है, तो ये सारी चीज हो जाएगी, इसको बदल देगी किसमें? रूपांतरित चट्टान। ये तीन ही चट्टानों के रूप होते हैं, ठीक। तो अब बता दी, आग्नेय चट्टान में आपके जो पेट्रोलियम, ये खनिज वगैरह इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि यहाँ से क्या अंदर से निकल रहा है, अंदर कहाँ से आप वनस्पति लाओगे, वो चीज लाओगे, जल जाएगी, राख हो जाएगी, ठीक है। तो आग्नेय में नहीं पाए जाए, आग्नेय में केवल धातुएं पाई जाएंगी, और शादी में आपके खनिज वगैरह ये सब पाए जाएंगे, तो और शादी हुई। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? द ग्रैंड कैनियन है अमेरिका की, बहुत तंग घाटी, बहुत इसकी 6000 मीटर तक इसकी गहराई है, ठीक है। और इसके बाद काफी लंबी है ये, तो कोलोराडो नदी है, कोलोराडो नदी, इसी ने बनाया है ग्रैंड कैनियन। भूतापी पूर्वेक्षण में हाल ही में दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया जाता है? तो इस टाइम जो प्रयोग किया जा रहा है वो किया जा रहा है स्कलमबर्गर साउंडिंग का। ये बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन पूछ लिया गया, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में पूछा गया,
तो कभी कभी गहराई में जाते हैं, इनका कोई लेना देना भी नहीं ऐसा हो कि भूविज्ञान से संबंधित कोई डिपार्टमेंट हो। 1980 के अंतिम वर्षों से भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त, विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया? ये विकल्प था टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साउंड, टेम। 140 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? कोई बताएगा ऐसा कोई अक्षांश होता है? ये 0 डिग्री है आपकी पृथ्वी के बीचों बीच, अगर देखो ये 90 है नॉर्थ, ये 90 है साउथ। इतने ही होते हैं, इतने ही पढ़े हैं सबने, ठीक है। तो ये गलत है, क्वेश्चन ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है? चक्र देख रहे हैं मौसम की, जिससे जानकारी मिलती है, इन सबसे कोई मौसम से रिलेटेड नहीं, जल चक्र है जो मौसम के पहलू की पैटर्न का महत्वपूर्ण पहलू। एक्वीफर, जल भ्रत क्या है? जल भ्रत होता है जो पृथ्वी के अंदर जो चट्टान रहते हैं उनके बीच में जो जल होता है, संचित जल, इसको बोलते हैं। तो क्या होता है? भौम जल स्तर के नीचे संतृप्त क्षेत्र, संतृप्त मतलब जो पानी से संतृप्त। मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? मैक्सिको की खाड़ी है, आपने देखा होगा फ्लोरिडा सबसे नीचे पड़ता है। हरिकेन आया था एक डोरियन, ट्रंप ने इसको बहुत हाईलाइट किया था, इनके बहुत मीम्स बने थे। तो वहीं पे फ्लोरिडा, उसी को बोलते हैं फ्लोरिडा जल संधि, एक छोटी सी है, वहां से मैक्सिको की खाड़ी जुड़ी। नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो पहला, जल के बाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, सही बात है। जल वाष्प केवल बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, अब यही तो सबसे गलत चीज होगी। बादलों का निर्माण बाष्पीकरण से बोला, बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जो पौधे होते हैं ना, वो उनके पत्ते या जितने भी हरे भाग होते हैं उनसे जल का क्या है, वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ते हैं, वो होता है बाष्पोत्सर्जन। क्या केवल इससे जल जाता है बादलों में? नहीं, बाष्पीकरण से भी जाता है, हवा से भी जाता है, बहुत सारी चीजों में जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका, ये वाला कथन गलत हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है सारे आपके क्वेश्चन, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन थे, खत्म हो गए। आगे देखते हैं हम, ज्योग्राफी का होगा तो एक इंडियन ज्योग्राफी पे भी आपकी क्लास आ जाएगी, और एक क्लास और आएगी यूपी स्पेशल पर। यूपी स्पेशल के जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे उनको भी डिटेल में कर देंगे। बस ये 2 क्लासेज और आएंगी, क्योंकि अब आपका एग्जाम है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बल्कि नहीं बनाना है। दूसरी चीज़, पॉलिटी पे लाने का इसलिए मतलब नहीं बनता, पॉलिटी हमने बहुत डिटेल में पढ़ाई है। पॉलिटी का तो सिर्फ रिवीजन कर लो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं जो आपका बाहर जाए, उसी को ही आप रिवीजन करो, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 2 क्लासेज और आपकी बाकी होंगी, एक इंडियन ज्योग्राफी और एक यूपी स्पेशल। बाकी बोला है कि शेयर और सब्सक्राइब, ये 2 काम करते रहे, शेयर करते हैं। जिन लोग को लग रहा है कि हाँ अच्छा समझ में आ रहा है, अच्छी पढ़ाई हो जा रही है, उनकी समझ बन जा रही है, तो वो अपने आसपास भी शेयर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।